हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। एंड यहाँ पे जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम लोग यहाँ पे पढ़ क्या रहे थे, तो ऑब्वियस है कि आप जो रेगुलर हैं उनको पता होगा कि अभी हम लोग यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इनमें से हमने जैसे निर्वाचन आयोग की बात की, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर जितने भी इसमें हमने देखा कि चाहे वो आपका वित्त आयोग हो। ठीक है, उसके बाद जो जीएसटी काउंसिल के लिए एक परिषद का गठन किया गया वो भी आपके संवैधानिक आयोग के अंतर्गत ही आता है। देन उसके बाद एससी एसटी के लिए जो भी राष्ट्रीय आयोग है। अब हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं कि भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो ये पद होता है ना, ये भी एक संवैधानिक निकाय है, राइट। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे। एंड अभी के 2021 के जो यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि उसमें से इनके कार्य क्या है। ठीक है, 2-3 स्टेटमेंट में आया था, इसलिए आपको ये याद रखना है कि इनके जो कार्य होते हैं इनके मतलब किस आर्टिकल में है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अभी लिखवाऊंगी। और जितना मैं बोलती जाऊँ उतना आपको बस लिखते जाना है। इतना काम जरूर करिएगा कि आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से लिखते जाइए। एंड हाँ, आप लोग मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ कही जाए, थोड़ा कॉमन सेंस की भी बात होती है कि यदि आपको ये है कि हाँ ये कुछ चीज़ें रिलेवेंट यहाँ पे बताई जा रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये क्लासेस शेयर कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम लोगों को भी थोड़ा यहाँ पे ये लगेगा कि आप लोग हमारे साथ हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसलिए थोड़ा सा आप लोग ये काम कर सकते हैं। अब खैर आते हैं यहाँ पे कि जो हमारा सीएजी है इसके बारे में बात करें, कैग है। ठीक है, तो इसका सीधे सा कि पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है, कभी पूछा नहीं जाएगा। हो सकता है कि कभी आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जाएं, कभी आप जा रहे हैं एसएससी का एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बट यदि आप स्टेट पीसीएस के लिए तैयार हो रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी के लिए, तो वहाँ पे ये तो ना ही पूछा जाएगा कि हाँ मतलब कैग का फुल फॉर्म क्या होता है। बट एक आप अपनी जानकारी के लिए याद रखिए कि जो कैग होता है इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राइट। तो इसको आपको याद रखना है। ये किस आर्टिकल के तहत आता है, तो हेडिंग में तो आपको यही लिख लेना है पूरा, या तो आप सीएजी लिखिए और सीएजी लिखने के बाद भी फुल फॉर्म ये पूरा लिखना है, राइट। अब इसमें से आर्टिकल की यदि हम बात करें तो सबसे पहला आपका पॉइंट बनेगा कि ये कैसा निकाय है, तो यहाँ पे भाई ये संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है, पहला ही पॉइंट आपको लिखना है कि ये संवैधानिक निकाय है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि किस आर्टिकल के अंडर में बात की गई है कैग के बारे में, तो ये कैग के बारे में आपको बताया गया हमारे संविधान में जो आर्टिकल नंबर हमारा है 148, इसमें कैग के बारे में प्रॉपर पूरी जानकारी दी गई है। देन उसके बाद आता है कि यहाँ पे इनमें से यदि हम मुखिया की बात करें तो किसका किसका मुखिया होगा, भारतीय लेखा परीक्षण या लेखा विभाग का जो होता है ये मुखिया होता है। और देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण, यानी कि ये जो काम क्या करेगा, इसका जो वर्ग क्या होता है, ये होता है कि देश की जितनी भी संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का पूरा नियंत्रण करना। और इसका नियंत्रण जो है राज्य एवं केंद्र दोनों में ही होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सीएजी है वो यहीं के लिए सेंटर के लिए होगा क्योंकि राष्ट्रीय आयोग है, तो ऐसा नहीं, राज्य एवं केंद्र दोनों के लिए होता है। एंड इसके जो हेड होते हैं ना उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो उनकी नियुक्ति की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति इन्हें क्या करते हैं कि शपथ भी दिलाते हैं और राष्ट्रपति ही इन्हें त्यागपत्र दिलाते हैं। तो मतलब त्यागपत्र दिलाते क्या हैं, वो राष्ट्रपति को यदि अपना रिजिग्नेशन लेटर देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन होता है ना कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो भारत का महान्यायवादी यानी कि महालेखा परीक्षक है वो अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा, तो अपना इस्तीफा वो किसे सौंपेगा, देश के राष्ट्रपति को। उसे हटाने का यदि काम हम बात करें तो हटाएगा कौन, हटाएगा भी देश का राष्ट्रपति। उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, इसका जो अपॉइंटमेंट होता है उसकी भी कौन नियुक्ति करेगा, वो करेंगे हमारे देश के राष्ट्रपति, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हैं इनके कार्यकाल की बात करें तो आपको याद होगा कि मैंने कुछ हिंट दिया था आपको जब निर्वाचन आयोग पढ़ाया था कि चाहे निर्वाचन आयोग हो, ठीक है, एक बार मैं फिर बता रही हूँ, जो न्यू है वो नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। निर्वाचन आयोग हो गया हमारा, उसके बाद आपका आ गया यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद आ गया कैग,
यानी कि कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल जो आपके हैं, तो इनके बारे में यदि बात की जाए तो इन तीनों के ही जो हेड होते हैं, इनके हेड का कार्यकाल, हेड यानी कि प्रमुख अध्यक्ष जो होते हैं, ठीक है, तो उनका कार्यकाल, अन्य सदस्य की नहीं बात करें, अन्य सदस्य में अलग इनका हो जाता है, तो उनकी नहीं बात करें, हेड की बात करें कि इन तीनों के हेड का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। एंड इसका कंसेप्ट मैं आपको समझा भी चुकी हूँ कि 6 वर्ष 65 वर्ष का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जैसा कि मान लीजिए कि आपने यहाँ से पद ज्वाइन किया, आपकी नियुक्ति होती है आज से लेके हो जाए 22 है, 22 से 5 साल तक की होती है, 6 साल तक की होती है, यानी कि आपकी नियुक्ति हो जाएगी। अभी तो 2022 चल रहा है, ठीक है, तो 2022 मार्च में आपकी नियुक्ति हो रही है। वो नियुक्ति आपकी जाके चलेगी कब तक, यहाँ पे 28 तक चलेगी, ठीक है, तो यानी 6 वर्ष तक, 2028 तक चलनी है। लेकिन क्या हुआ कि बीच में ही, तो 6 वर्ष जब आपके 2028 में होंगे तो आप बिल्कुल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, डजंट मैटर कि आपकी एज क्या है। लेकिन वहीं पे यदि क्या होता है कि आपकी जो एज है 65 वर्ष से यदि ऊपर हो चुकी है, ठीक है, तो आप वहाँ पे मतलब ऐसा है कि 2022 में आपने ज्वाइन किया और 2023 में ही जो आपकी एज है वो 65 वर्ष होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है, तो आपको वहाँ से पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी इससे आगे है ही नहीं। तो ये बात थोड़ा सा समझिएगा, और इसीलिए यहाँ पे ये कोष्टक में लिखा हुआ मिलेगा ब्रैकेट में आपको, कि जो भी पहले हो, यदि एज आपकी पूर्ण हो चुकी है, 60 वर्ष की हैं आप, और यानी कि 64 वर्ष की हैं, और आपने ज्वाइन किया 1 साल बाद ही आपका 65 कंप्लीट हो गया, सो दैट है कि आप वहाँ से रिजिग्नेशन लेटर आपको देना पड़ेगा, या तो हटा दिए जाओगे। आपका मतलब है कि जो CAG होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि 6 वर्ष या 65 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। कोई अन्य पद भारत या राज्य सरकार का ग्रहण नहीं कर सकता अपना पद छोड़ने के बाद। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि ये क्या कर सकते हैं कि यदि अपना पद इन्होंने छोड़ा, ठीक है, तो वो कोई भी दूसरा पद क्या नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ना राज्य में और ना ही केंद्र में, यानी कि ना तो राज्य सरकार में और ना ही केंद्र सरकार के अधीन कोई भी ऐसा पद जो कि ये ग्रहण कर लें, तो इनके पास वो पावर फिर नहीं रह जाती है। राइट, अब आते हैं आगे कि इनके वेतन भत्तों का क्या मतलब है, कि कैसे क्या दिया जाएगा। तो देखो, इनके वेतन भत्ते की यदि हम बात की करें ना, तो यहाँ पे इनका जो वेतन भत्ता है वहाँ पे आपका सीधा ये होगा कि जैसे वेतन हो गए, अन्य शर्तें जो होती हैं वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं, तो संसद के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। और देखिए यहाँ पे ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, तो इसका मैं पूरा समराइजेशन कर रही हूँ, तो ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, या आप यहाँ पे PDF में देख रहे हो कि कहाँ पे मैडम पढ़ा रही, कहाँ पे क्या लिखा, कहाँ पे क्या लिखा है। तो इतना नहीं, देखो, हम ऐसे किताब पढ़ के पढ़ाएंगे तो हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमें चीज़ें फैक्चुअल चाहिए कि जो एग्ज़ाम देना उस हिसाब से कौन से इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग एक मैदान से बैठ के घर पे किताब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यदि आप किसी टीचर से पढ़ने आ रहे हो तो यही आपकी भी उम्मीद होती है कि कोई टीचर किताब पढ़ के ही ना आपको निकल जाए, और इसलिए समझाना मेरा काम है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ये, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ बच्चे इतने जिज्ञासु होते हैं कि भाई PDF खुला है तो यहाँ पे ये मैडम कहाँ पे पढ़ा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए कि हाँ, इसी टॉपिक के बारे में चर्चा चल रही, जितना मैं बोलती जा रही हूँ उस पे ध्यान दीजिए, और आप लिखते जाइए, क्योंकि लिखते जाएंगे तो एक तो सबसे बड़ी बात होगी कि आपका दिमाग मेरे पास ही रहेगा, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मेरे को ही आप सुनेंगे यहाँ पे, क्योंकि लिखने में आप बिजी हैं तो आपका दिमाग कहीं और जाएगा नहीं, और इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आप पढ़ोगे वो चीज़ें आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएंगी, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो हमने कहाँ तक बात कर ली, इनके वेतन और भत्तों की कौन निर्धारित करेगा, ये संसद निर्धारित करता है। कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके लिए राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन यहाँ पे संसद ही निर्धारित करेगा। अब देखो, संसद में तो आपको पता है संसद के 3 अंग होते हैं, तो यदि हम संसद बोले तो जरूरी नहीं ये बोलना होगा कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोग यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, तो आपको वो समझ जाना चाहिए। और लगभग कितना होता है फिर भी संसद निर्धारित करता है, लेकिन एक ओवरऑल बात की जाए कि कितना होता है तो आप यहीं पे लिख लीजिए कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनके बराबर इनके वेतन भत्ते की बात होती है। राइट,
अब आता है इनके कर्तव्य शक्तियों का, कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो जैसे कि एक भारत के लिए महान्यायवादी होंगे या महाधिवक्ता होंगे, सॉरी महालेखा परीक्षक होंगे, तो वो तो बात की गई कि चलो ठीक है हाँ होंगे, लेकिन अब इनके पावर होगा और इनके कुछ कर्तव्य होंगे, वो कुछ अनुच्छेद में होंगे। 149 के अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है और ये केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं। यानी कि केंद्र सरकार के मामले में कोई भी रिपोर्ट यदि आती है तो वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यानी कि ये रिपोर्ट अपनी किसे सौंप रहे हैं, राष्ट्रपति को सौंपेंगे और राष्ट्रपति उसे संसद पे रखते हैं। और ये है आर्टिकल आपका 151 के तहत ऐसा कहा गया है, राइट। उसके बाद अब आता है, यानी कि कैग के लिए आप देखोगे तो उसके पद की बात तो 148 में की गई है, लेकिन यदि पूछा जाए कि ओवरऑल कैग का क्या है, तो ये भाग यहीं पे नोट कर लीजिए थोड़ा सा इसे भी, वरना आपके माइंड में हलचल होती रहेगी। इसके लिए भाग बताना स्टार्टिंग में भूल गई थी। भाग है 5 और 148 से लेके यहाँ पे आपका आएगा 151 तक का, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि भाग 5 और भाग 5 में है 148 से 51। एंड एक होमवर्क है आपको कि ये बताइएगा कि जो हमारा भाग 3 है और 4 है उसमें क्या बातें कही गई हैं, थोड़ा इसको बताइएगा आप लोग। तो इसमें हमने ये देखा कि यानी कि जो राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंपता है किस में आता है, 151 में। इनके कर्तव्य शक्तियाँ किस में आती है, अनुच्छेद 149 में। कैग जो है वो राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट सौंपता है। वो कौन कौन सी रिपोर्ट होती हैं, थोड़ा उनको देखिएगा क्या, चुपचाप लिखते जाइएगा, ठीक है। कैसे लिखना है, ऐसे कैग लिखिए, ऐसे आप बनाइए। और यहाँ पे आपको पहली जो रिपोर्ट लिखना है वो लिखना है विनियोग लेखाओं, यानी कि विनियोग लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट। दूसरी आपकी है वित्त लेखाओं से संबंधित है और तीसरी है सरकारी उपक्रमों पर। ये राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट सौंपता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ये कैग है वो केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होगा। कभी क्वेश्चन बने कि कैग किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो आपको क्या बताना है कि जो हमारे कैग हैं वो किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, संसद के प्रति, ना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ना तो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं, ना लोकसभा के प्रति, ना राज्यसभा के प्रति, ये होते संसद के प्रति। तो दोनों के ही होंगे, ऑब्वियस है कि जब संसद के प्रति हैं तो लोकसभा राज्यसभा दोनों ही आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना, संसद के प्रति ये जिम्मेदार होते हैं। इनकी एक बार फिर से रिपोर्ट देख लीजिए, विनियोग लेखाओं पर, वित्तीय लेखाओं पर और सरकारी उपक्रमों पर ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। किसे देते हैं, ये राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देते हैं। और राष्ट्रपति क्या करते हैं कि इस रिपोर्ट को ले जाके किसे देते हैं, यहाँ पे सौंपते हैं ले जाके सीधे सीधे संसद को, और फिर संसद तय करती है कि इनका क्या करना है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें कैग से रिलेटेड जो थी वो समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद हैं जो, तो 148 से मैंने 151 तक बताया ना, तो जो 148 से 51 तक है, 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ, 50 में क्या है, संघ तथा राज्यों के लेखा के प्रकार, और 51 में क्या है, 151 में अंकेक्षण प्रतिवेदन, जो कि राष्ट्रपति को ये सौंपते हैं। तो 50 का भी याद रखिएगा कि राज्यों के लेखा के प्रकार, देखो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ भी छूट जाए चलेगा, खाना छूट जाए चलेगा, लेकिन यदि पॉलिटी पढ़ रहे हो ना आप, तो उसके आर्टिकल नहीं छूटने चाहिए। और यदि आर्टिकल छूट रहे हैं तो ये चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब यहाँ पे आपको बताना है कि अभी वर्तमान समय में ये आपको बताना है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे राष्ट्र में यहाँ पे जो है कैग कौन है। बिल्कुल लेटेस्ट डाटा जो है, हालांकि अभी मे बी 14वें नंबर के जो नियुक्त किए गए हैं, तो आपको प्लीज़ ये बताना है पहले कौन थे। मैं ये दे रही हूँ कि जो पहले कैग की नियुक्ति की गई थी वो फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया जो थे वो थे यहाँ पे आपके वी नरहरि राव, ठीक है, ये वाला वी है, ठीक है, वी नरहरि राव जो हैं वो आपके
पहले कैग थे, ठीक है। यानी कि इनके हेड कौन थे पहले, तो बी नरहरि राव थे। और एक ही होते यहाँ पे, अलग नहीं होते, 2-4 नहीं होते, बहुसदस्यीय निकाय नहीं है, एक ही व्यक्ति होता है। वर्तमान समय में कौन से नंबर के, मैंने बता दिया 14वें नंबर के हैं, वो कौन से हैं उनका नाम आपको बताना है। और आई होप कि आप लोग इतने होशियार बच्चे तो हैं ही कि नाम बहुत अच्छे तरीके से बता लेंगे। अब हम कल देखेंगे यहाँ पे जो है भारत के महान्यायवादी, ठीक है। भारत के महान्यायवादी जो हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि आप, एक बार मैं फिर बता दूं कि आप यदि कुछ ऐसा उम्मीद कर रहे होंगे कि यहाँ पे एक एक चीज़ें पढ़ के बताई, सारी चीज़ें वही बताई जा रही है, क्योंकि आपको पढ़ने से पहले पहले हम पढ़ते हैं, हम उसका शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं, देन उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं। तो आपसे ज़्यादा तो अपनी मेहनत हो जाती है कि किस तरीके से आपको एक अच्छा खासा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा सकता है, कम टाइम में अच्छी चीज़ें बताई जा सकती हैं। कि क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई क्लास करने आता है तो उसका एक ही मोटो होता है कि चलो जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही, इतना सारा है, इसमें से क्या छांटे, कैसे छांटे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना कि बाप रे बाप इसमें तो इतना सारा लिखा था, इतनी सारी बातें तो लिखी थी, मैडम ने तो कुछ कराया ही नहीं, मतलब एक भी बात नहीं बताई है। तो जी हाँ, जो हमारे काम का है हमने उससे बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है ना कि यदि आप कोई भी वनडे लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपसे कितना पूछा जाएगा, ये देखो हर एक एग्जामिनर का ये फेवरेट है, कैग का जो आर्टिकल नंबर है ना वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पे कि कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 148 के अंदर आता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद कौन से पार्ट में आता है, इनके मतलब कि क्या क्या इनके काम है, कौन नियुक्ति करता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, वेतन भत्ता किस तरीके से दिया जाता है, कौन कौन से इनकी रिपोर्ट होती है, किसके सौंपता है, किसके प्रति जिम्मेदार होता है, दैट्स इट, काम खत्म। इसके अलावा आप पढ़ भी लेंगे। तो मेंस लिख रहे हैं तो बेटर है कि आपको तो सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी, तो इतने से कुछ का होने वाला नहीं है। बट हाँ, यदि आप किसी वनडे लेवल की स्टेट पीसीएस तक की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तक काम आपका ठीक ठाक चलेगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये भी एक संवैधानिक निकाय है, इनके बारे में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और ये स्पेशली एमपीपीसीएस वाले जो हैं, जिनका पीटी होने वाला है, अप्रैल में था बट जून में हो चुका है, वो ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि एमपीपीएससी वालों के लिए तो मतलब अब क्या ही कहें, रामबाण है। 10 यूनिट में जो ये सारे आयोग दिए गए हैं उनमें से ये भी हैं, तो इनको प्लीज़ आप कवर करते जाएं साथ साथ, तो बेटर होगा। और चीज़ें जहाँ भी नहीं समझ में आ रही तो बताएं, या तो कुछ और भी यहाँ पे ऐड करने लायक हो तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी बातों को विचार किया जाएगा, और हो सके तो उसको पालन भी किया जाएगा यहाँ पे लाने के लिए, तो आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल।